नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर शर्मा और मैं प्रोफेसर गुप्ता। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, आज हम द कंपनीज एक्ट 2013 का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। ये ना सिर्फ आपके एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाने के लिए ज़रूरी है, बल्कि अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड को अच्छे से समझना चाहते हैं तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। हमारा फोकस आज इस बात पर है कि कंपनीज को उनके इनकॉर्पोरेशन यानी उनके लीगल बर्थ के बेसिस पर आखिर क्लासिफाई कैसे किया जाता है। तो चलिए सीधे टॉपिक के अंदर चलते हैं और शुरुआत करते हैं एक सिंपल से सवाल से। आप स्क्रीन पर देखिए, एक तरफ है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और दूसरी तरफ है रिलायंस इंडस्ट्रीज। दोनों ही देश की इकोनॉमी के जायंट्स हैं, राइट? लेकिन सोचिए, इनको चलाने के, इनको गवर्न करने के कानून इतने अलग अलग क्यों हैं? आरबीआई की अकाउंटेबिलिटी पूरे देश के प्रति है, पार्लियामेंट के प्रति है, जबकि रिलायंस की अकाउंटेबिलिटी उसके शेयर होल्डर्स के प्रति। इस क्यों का जवाब इनके जन्म में, इनके मेथड ऑफ इनकॉर्पोरेशन में ही छिपा है। एग्जैक्टली प्रोफेसर गुप्ता। और इस जन्म की कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस टर्म को अच्छे से समझना होगा जो इस सब की नींव है, और वो टर्म है इनकॉर्पोरेशन। ये कंपनी लॉ का आप कह सकते हैं चैप्टर 1 पेज 1 है। तो आखिर ये इनकॉर्पोरेशन है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में ये वो लीगल प्रोसेस है जो एक बिजनेस को उसके मालिक से एक अलग पहचान देता है। इस प्रोसेस के पूरा होते ही कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन जाती है। मतलब कानून की नज़र में वो एक अलग इंसान है। वो अपने नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकती है, और हाँ, उस पर केस भी हो सकता है या वो किसी पर केस कर भी सकती है। वो अपने फाउंडर्स से बिल्कुल अलग है। ओके, तो अब जब हम समझ गए कि इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या है, तो आइए पहली कैटेगरी देखते हैं। ये बहुत ही एक स्पेशल केस है जिसे हम कहते हैं स्टैट्यूटोरी कंपनीज। इनका मकसद आम बिजनेस से कहीं कहीं बड़ा होता है, जैसा कि आप सबटाइटल में पढ़ सकते हैं, क्रिएटेड बाय लॉ फॉर अ नेशनल पर्पस। इनकी डेफिनेशन बिल्कुल साफ और टू द पॉइंट है। ये आम कंपनीज की तरह रजिस्टर नहीं होती हैं। इनको बनाने के लिए, इनको अस्तित्व में लाने के लिए पार्लियामेंट में या स्टेट लेजिस्लेचर में एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है। जरा सोचिए, एक पूरा कानून सिर्फ एक कंपनी को बनाने के लिए। इस बात से ही आप इनकी अहमियत का अंदाजा लगा सकते हैं। बिल्कुल सही प्रोफेसर शर्मा, और वो अहमियत इनके फीचर्स में साफ दिखती है। पहला पॉइंट देखिए, नेशनल इम्पोर्टेंस। ये ऐसी कंपनीज हैं जो देश के लिए जरूरी काम करती हैं। दूसरा, इनकी रूल बुक, इनका कॉन्स्टिट्यूशन द कंपनीज एक्ट नहीं है, बल्कि इनका अपना स्पेशल एक्ट है। और तीसरा पॉइंट जो एग्जाम के लिए सबसे जरूरी है, द कंपनीज एक्ट 2013 इन पर तभी लागू होता है अगर उसका कोई भी रूल इनके स्पेशल एक्ट के रूल से टकरा न रहा हो। मतलब द स्पेशल एक्ट इज ऑलवेज द किंग। बहुत अच्छा पॉइंट है। और इसका सीधा सा मतलब ये है कि इनकी अकाउंटेबिलिटी डायरेक्ट पार्लियामेंट को होती है। इनका हर काम नेशनल स्क्रूटनी के अंडर होता है, जो एक आम कंपनी में बिल्कुल नहीं होता। और जैसे ही हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसे आरबीआई एक्ट से बनाया गया है, देश का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम रेगुलेट करता है। या फिर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, जिसे एलआईसी एक्ट ने बनाया, जो देश के करोड़ों लोगों को एक सोशल सिक्योरिटी नेट देता है। ऐसे कामों के लिए स्पेशल पावर्स और स्पेशल अकाउंटेबिलिटी दोनों की जरूरत होती है, और ये सिर्फ एक स्पेशल एक्ट ही दे सकता है। तो ये थी स्पेशल कैटेगरी। अब आते हैं उस कैटेगरी पर जिससे हमारा रोज का लेना देना है, जिनके प्रोडक्ट्स हम यूज करते हैं, जिनके बारे में हम न्यूज में पढ़ते हैं। ये हैं रजिस्टर्ड कंपनीज, और ये सच में इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर की असली बैकबोन है। जी हाँ, और इनकी डेफिनेशन का सोर्स बिल्कुल अलग है। ये किसी स्पेशल कानून से पैदा नहीं होती। इनका जन्म एक कॉमन जनरल लॉ से होता है, जिसे हम सब द कंपनीज एक्ट 2013 के नाम से जानते हैं। भारत में कोई भी बिजनेस शुरू करने का, उसे कंपनी बनाने का यही स्टैंडर्ड रास्ता है। इसके फीचर्स पर नजर डालिए। पहला पॉइंट, वास्ट मेजॉरिटी। आपको 99.9% कंपनीज इसी कैटेगरी में मिलेंगी। दूसरा पॉइंट, इनके लिए द कंपनीज एक्ट ही गीता और कुरान है। इसकी हर एक बात, हर एक रूल इन्हें फॉलो करना ही पड़ता है। और तीसरा पॉइंट, इनका लीगल जन्म तब पूरा माना जाता है जब इन्हें रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से वो एक जादुई डॉक्यूमेंट मिलता है, द सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। बिल्कुल, और इसके एग्जाम्पल्स तो गिनने बैठेंगे तो शाम हो जाएगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज से लेकर टाटा मोटर्स तक, या फिर आपके शहर का कोई छोटा सा सॉफ्टवेयर स्टार्टअप, ये सभी रजिस्टर्ड कंपनीज हैं। इनका मकसद पार्लियामेंट को रिपोर्ट करना नहीं, बल्कि बिजनेस करना, आगे बढ़ना और अपने शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जवाब देना है।
तो चलिए अब हम उस सेक्शन पर आ गए हैं जहां से एग्जाम में सीधा सीधा सवाल बनता है, स्टैट्यूटरी वर्सेस रजिस्टर्ड कंपनीज। इनके बीच के फर्क को बहुत ध्यान से समझिएगा। Absolutely. Students, please pay close attention now. इस टेबल से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम कंसोलिडेट हो जाएंगे। ओके, लेट्स ब्रेक दिस डाउन। पहला फर्क है मोड ऑफ फॉर्मेशन। जैसा हमने अभी डिस्कस किया, स्टैट्यूटरी कंपनी का जन्म पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर के एक स्पेशल एक्ट से होता है, और रजिस्टर्ड कंपनी का फॉर्मेशन वो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर से होता है, द कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्ट्रार के पास अप्लाई करके। कोई स्पेशल लॉ नहीं चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, गवर्निंग एक्ट। एक स्टैट्यूटरी कंपनी के लिए उसका बाप, उसकी रूल बुक, सब कुछ उसका स्पेशल एक्ट ही है। जबकि एक रजिस्टर्ड कंपनी के लिए उसकी कॉन्स्टिट्यूशन है द कंपनीज एक्ट 2013, उसे इसके दायरे में ही रहना है। और आखिरी और शायद सबसे बड़ा फर्क, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। स्टैट्यूटरी कंपनी का वजूद ही देश सेवा या नेशनल इंटरेस्ट के लिए है। बिल्कुल, और उसके ठीक विपरीत एक रजिस्टर्ड कंपनी का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है बिजनेस करना, आगे बढ़ना और अपने शेयर होल्डर्स के लिए वेल्थ क्रिएट करना। दोनों के होने का रीजन ही बिल्कुल अलग है। ये स्लाइड एक और बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंस को समझाती है, सोर्स ऑफ पावर। आखिर इन कंपनीज को काम करने की ताकत मिलती कहाँ से है? स्टैट्यूटरी कंपनी के लिए तो सोर्स बिल्कुल क्लियर है, उसका स्पेशल एक्ट। एक्ट में जो लिखा है बस वही कर सकती है, उसके बाहर एक कदम भी नहीं। और रजिस्टर्ड कंपनी के केस में क्या होता है प्रोफेसर गुप्ता? वहाँ मामला थोड़ा अलग है। एक रजिस्टर्ड कंपनी अपनी पावर 2 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट से लेती है। पहला, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या MOA, ये बताता है कि कंपनी क्या क्या काम कर सकती है। और दूसरा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन या AOA, जो कंपनी के इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस तय करता है। और हाँ, ये दोनों ही डॉक्यूमेंट्स द कंपनीज एक्ट के हिसाब से ही बनाए जाते हैं। चलिए अब इस सब इन्फॉर्मेशन को एग्जाम के लिए लॉक करते हैं। आते हैं हमारे एग्जाम क्विक गाइड पर। ये आपके लिए लास्ट मिनट रिवीजन के परफेक्ट नोट्स हैं। बस इन पॉइंट्स को दिमाग में रखिए और आपका आंसर एकदम परफेक्ट होगा। Okay, so here is the rapid fire summary. Point 1, origin. Statutory Gajan Special Act say, Registered Gajan the Companies Act say. Simple. Point 2, governing law. Statutory Gale Special Act Hi Subkache, Registered Kilie the Companies Act Hi Subkache. Point 3, scope. Statutory Kamaksed Deshkile Zadri Kam, Registered Kamaksed Business or Profit. And Arcry Point, prevalence. Statutory companies both kam hai, special hai. Registered companies will har jagah hai, they are the normal default choice. तो स्टूडेंट्स, आई थिंक अब आपको इनकॉर्पोरेशन के बेसिस पर कंपनी क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा। जाने से पहले बस एक छोटा सा फूड फॉर थॉट स्क्रीन पर देखिए। अगर आप कल एक नई सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करना चाहें तो वो इन दोनों में से किस कैटेगरी में आएगी, और उससे भी इम्पोर्टेंट क्यों? सोचिए। अपने जवाब में ओरिजिन, गवर्निंग लॉ और ऑब्जेक्टिव जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। इस सवाल पर थोड़ा विचार कीजिएगा, इससे आपके कॉन्सेप्ट्स और भी पक्के हो जाएंगे। वी होप ये सेशन आपके लिए अच्छा रहा। आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट। नमस्कार। नमस्कार।